राहुल गांधी ने जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए जो 10 सूत्री फॉर्मूला दिया है, जो पिछले 3-4 साल से लगातार वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ओबीसी को संभाल रहे हैं, और अब ये आ भी रहा है कि उनकी ओबीसी में उनकी बातों की अपील जा रही है और ओबीसी सुन रहा है। वो कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की सीमा है, उसको भी हम पार कर देंगे, वो जहां जहां जितना आरक्षण हो सकता है वो दे देंगे। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले वो उन्होंने कहा तो संसाधनों के बंटवारे से लेकर और तमाम चीजें आ गई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं इन तमाम चीजों के बावजूद, उसमें उनके पीछे जो ओबीसी जातियां राहुल गांधी के पीछे एकजुट दिख रही हों, उनकी रैलियों में आ रही हों, उनके समर्थन में जातियां समूह सब आ रहे हों, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसके कारणों को समझना, इसको जानना जरूरी है। और इसमें पूरा का पूरा ओबीसी आरक्षण का जो इतिहास रहा है, उसके आंदोलन का जो इतिहास रहा है, वो भी फैक्टर एक है। और मौजूदा जो देश के सामने जो परिस्थिति है, जो राजनीतिक विमर्श चल रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। इन तमाम चीजों को समझेंगे तभी आप पाएंगे कि ओबीसी की सबसे अधिक पैरोकारी करने वाले राहुल गांधी आखिर ओबीसी के ही नेता के रूप में क्यों स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, कहां उनसे चूक हो जा रही है। तो सबसे पहली बात यह कि 2-3 फैक्टर तो उनके खिलाफ ही जाते हैं, जो उनपे बैगेज जो कांग्रेस का है वो उनके ऊपर चला जाता है। क्योंकि जब भी ओबीसी की बात करते हैं तो भाजपा है या उनके विरोधी जो हैं, वो ले आते हैं कि कैसे काका कालेलकर से लेकर के, माने 1950 के दशक से लेकर के 1990-91 तक जब ओबीसी लागू हुआ था और राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण था कि कैसे ओबीसी आरक्षण को कांग्रेस ने रोके रखा। ये एक बैगेज है, ये एक सशंकित करता है कि वो ओबीसी के हित की उतनी बात नहीं कर रहे हैं जितनी अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां पे एक आशंका जो है वो हो जाती है कि सचमुच में अपनी खोई जमीन पाने के लिए वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, सचमुच में ओबीसी का हित चाह रहे हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जो ओबीसी है, ओबीसी आरक्षण देने का काम जो किया था वो किया था बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए। यानी कि बीपी सिंह को अगर आप देखेंगे तो वीपी सिंह को ओबीसी का मसीहा के रूप में होना चाहिए, और है भी, क्योंकि केंद्र में 27% आरक्षण का फैसला बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा फैसला था। और उनका जो है वो एक था कि भाई हम ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उनको लगा कि इसके आधार पे हम अब पॉलिटिक्स में, चूंकि 85% कहा जा रहा है, 55% हो, जो भी संख्या हो, लेकिन हाँ 50% ज्यादा ओबीसी हैं, तो इसके बाद बीपी सिंह को चुनाव में कभी कोई चुनौती नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन पता है आपको कि जो जब एक बार हारे तो फिर कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और धीरे धीरे राजनीति के हाशिए पे जाते विलुप्त हो गए। किसी भी ओबीसी नेता के घरों में कहीं भी उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं होता है कि मतलब एक मसीहा के रूप में उनको। अभी स्टालिन जो है, एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक जगह उनके मूर्ति जो है वो लगवाया है, बाकी देश में कहीं नहीं है। बात यह है कि अगर आप 80s और 90s का देखेंगे तो ओबीसी के वर्गों ने, जातियों ने अपने ही जाति के नेताओं को अपना नेता माना। बाहर के लोग जितनी भी उनकी बातें करें, जितने समर्थन करें, बाहरी व्यक्ति को वो अपना नेता स्वीकार, चाहे मुलायम सिंह यादव ले लें, रामकृष्ण हेगड़े वहां पे थे, मतलब जिसको भी आप ले लें, अगर ओबीसी जाति का नेता कोई है तो वो ओबीसी जाति का ही होगा।
और राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा ये आ जाता है कि वो ओबीसी के नहीं है। तीसरा फैक्टर जो आता है वो है कि जिस भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी ये पूरा ओबीसी वाला अभियान, जाति जनगणना वाला पूरा अभियान चला रहे हैं, उस भाजपा के जो सबसे ताकतवर नेता हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो खुद ओबीसी से आते हैं। यानी कि ओबीसी का नेता देश का प्रधानमंत्री है और एक गैर ओबीसी व्यक्ति राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि ये ओबीसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। खैर, भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से अपनी चीजें आती हैं कि हमने ओबीसी आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया, ओबीसी के लिए किया, केंद्रीय मेडिकल कॉलेज जो केंद्रीय पुल वाली सीटें थी उसमें आरक्षण नहीं था, वहां दिया, तमाम चीजें वो कर रहे हैं। एक और फैक्टर आता है जिस फैक्टर को भी समझना बहुत जरूरी है। जब ओबीसी का आंदोलन पूरा 80s में जब पीक पे था और जब चला, तो उस वक्त देश की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो केवल $300 के आसपास थी और आज जो है लगभग $3000 के आसपास पहुंचे जा रही है, 2700-2800 ऐसे कुछ होगा। तो यानी कि एक बड़ा जंप हो गया है। उस वक्त जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ज्यादा थी, लगभग 3-4% के हिसाब से, 5% के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि दर थी और आर्थिक जो था, जीडीपी का बढ़ोतरी जो था वो लगभग 2.5-3% के दर से विकास दर था और उसको हिंदू विकास दर कहते थे। यानी कि जनसंख्या जो थी वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, संसाधन नहीं थे, तो एक बड़ा आंदोलन था कि उन संसाधनों पे सरकारी केबल था तो कैसे कब्जा किया जाए। 1991 के उदारीकरण के बाद अब स्थिति बदल गई है। बिहार में भी जो 2011-12 में अभी आरबीआई का डाटा आया है कि लगभग 40-50% जनसंख्या जो थी, 40% शहरों में, 50% गांवों में, वो गरीबी रेखा के नीचे थी। अब वो 5-7% आ गई है। यानी कि लोग जो एक अपने आप को ये मानते थे कि उनका जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है और गरीब होते जा रहे हैं, चीजें होती जा रही, तो वो परिस्थितियां बदल गई हैं। और ये जो परिस्थितियां बदली हैं, ये भी एक बड़ा कारण है कि वो जो सब बंटवारे की बात कर रहे हैं, वो जो ओबीसी ईबीसी की बात कर रहे हैं, वो उस ढंग से युवाओं को और उन जाति के युवाओं को उस ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल